Joining me on the debate tonight, Dr. Sudhanshu Trivedi, National Spokesperson and Member of Parliament in the Rajya Sabha from the BJP. स्वागत है आपका स्टूडियो में। अखिलेश प्रसाद सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्य सभा में कांग्रेस के नेता हैं। अभय कुमार सिन्हा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में आरजेडी के नेता हैं। सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप संविधान बचाओ आंदोलन देश में चला रहे हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं जिनका पूरा काम और कार्यभार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट उसे देख रही है, उसी के फॉर्म्स को आप फाड़कर डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो ये संविधान की इज्जत करना हुआ, सुप्रीम कोर्ट पर आपका भरोसा हुआ, या फिर ये सिर्फ संसद की डिसरप्शन का एक फॉर्मूला है? पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं, संविधान तो सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कुछ है नहीं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो एसआईआर कराने का जो उनका फैसला है अंतिम समय में, आपको बिहार का अगर थोड़ा भी आइडिया होगा, जो नॉर्थ बिहार का इलाका है, अभी बाढ़ का समय है, वहां 60% भूभाग पानी से डूबा रहता है। एक जिला से दूसरे जिले जाने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। पिछली बार अगर ठीक से आपको याद होगा तो इसी तरह का एसआईआर इलेक्शन कमीशन ने करने का निश्चय किया था। स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे 2003 में, और उस समय का उनका फैसला फिर भी कुछ हद तक सही कहा जा सकता है कि 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव था, 2 साल बाद बिहार के विधानसभा का चुनाव था। अभी 25 दिन के अंदर अंदर, उस समय 5 करोड़ के लगभग मतदाता थे, अब 7.25 करोड़ मतदाता हो गए। तो 25 दिन के अंदर अंदर वहां कैसे पहुंचेगा, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। ये केवल कागजी कार्रवाई कर सकते हैं। और हर दिन इलेक्शन कमीशन से आता है कि आज 52 लाख लोगों का ये हो गया कि उनको हम लोग वोटिंग राइट से वंचित करेंगे। आज फिर मैं देख रहा वो 62 लाख पर पहुंच गया। सभी हम लोग जानते हैं कि 20% पॉपुलेशन बिहार का माइग्रेंट है, जो बाहर मजदूरी करता है, नौकरी करता है या व्यवसाय करता है। उनको बीएलओ के पास पहुंचना असंभव है। ये इतने कम दिन में संभव ही नहीं है। तो ये कुछ अगर सुनेगा नहीं, इलेक्शन कमीशन केवल भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन ऑफिस होके काम करेगा, तो इसका विरोध तो होना ही है। और इसको संविधान से आप जोड़ के सवाल कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये किसी भी तरह से ठीक है। संवैधानिक संस्थाएं लेकिन अखिलेश प्रसाद जी, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, सोमवार को आने वाला है। उसके लिए 1 हफ्ता संसद का काम ठप करने में आपको क्या फायदा हुआ, नंबर 1। और नंबर 2 में ये पूछना चाहूंगी, आप खुद कहते हैं, विपक्ष खुद कहता है कि ये मुद्दा जो है संवैधानिक है, तो बीजेपी क्यों जवाब देती है? और अब आप संसद में जवाब बीजेपी से ही मांग रहे हैं। तो सुधांशु जी, इसका औचित्य क्या है? क्या ये सिर्फ एक बहाना है डिसरप्शन का, या फिर इसमें कुछ हासिल होगा? One thing is very clear, that the Congress mindset has not changed even after 3 generations. We have just concluded 50th year of emergency. The same mindset was there of Congress when Indira Gandhi's election was set aside. Then उनका यह कहना था कि संवैधानिक संस्था की मान्यता इस आधार पर तय होगी कि हम चुनाव जीते या नहीं। आज राहुल गांधी 50 साल बाद यही बोल रहे हैं, संवैधानिक संस्था की मान्यता इस आधार पर तय होगी कि हम चुनाव जीते या नहीं। इतने चुनावों को हारने के बाद, देश में लोकप्रियता के धरातल पे आने के बाद, और उसके बाद भी जो ये हल्ला मचाने की बात करते हैं, अभी जो बात कही जा रही थी, तो मैं सिर्फ एक फैक्ट बताना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने बहुत साफ कहा है, 2003 से पहले जिनका नाम है उन्हें कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, 2003 से पहले जिनके माता पिता का नाम है उन्हें भी कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, जिनके माता पिता का भी नाम 2003 से पहले नहीं है,
तो कम से कम उन्हें तो बताना पड़ेगा, और ये क्यों जरूरत पड़ी ये भी बताना चाहते हैं। ये पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के इलाके में 25% तक अधिक आधार कार्ड हैं जनसंख्या से, और किशनगंज के इलाके में पिछले 6 महीने में तकरीबन 6 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया है। और ज्यादातर के आधार कार्ड कहां के हैं? मुर्शिदाबाद, मालदा और 24 परगना। इसके बाद अगर किसी को लगता है कि इस विषय के बारे में सत्यापन भी नहीं होना चाहिए, और तो मैं पूछना चाह रहा हूं, जो अभी अखिलेश प्रताप जी ने कहा, अगर इतनी बाढ़ है तो सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आप लोग वीडियो डाल रहे हैं कि देखिए साहब यहां तो तैर के जाना पड़ रहा है, कोई आ ही नहीं पा रहा है। दूसरी बात, 1.5 लाख बूथ लेवल जो वर्कर्स हैं, जो बूथ लेवल एजेंट हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के हैं, मैं BLO की बात नहीं कर रहा हूं, बूथ लेवल ऑफिसर जो चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए हैं, ये बूथ लेवल एजेंट जो राजनीतिक दलों द्वारा किए गए हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई? वो नहीं बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही, क्या नहीं हो रही। तीसरी बात, जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी किया था कल तक 51 लाख, उसमें 26 लाख लोग वो हैं जो दूसरी विधानसभा में जा चुके हैं, 18 लाख लोग वो हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 7 लाख वो हैं जिनके वोट 2 विधानसभाओं में पाए गए। तो मेरे भाई 51 लाख में 10%, 5 लाख तो लाके दिखा दीजिए ना, देखो ये मृत नहीं है, ये जीवित है, देखो भाई इसका 2 जगह वोट नहीं था, 1 ही जगह वोट था। इससे साफ दिखाई पड़ता है कि घुसपैठियों के दम पर भारत की सत्ता को कब्जाने की एक गहरी साजिश चल रही है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उस इबारते बाबा साहब को इमारते शरिया बनाने की कोशिश चल रही है। और लास्ट में मैं कहूं, अभी ये जो झारखंड वाले मंत्री जी बोल रहे थे ना कि जितना है उतना महान थोड़े है, मैं बता देना चाहता हूं, ये रफीक शदानी का शेर है, बड़े फेमस फैजाबाद के कवि होते थे। वो उनकी असली लाइन ये थी कि इश्क मां खाई चोट जरूर है, लेकिन जितना चिल्लात है उतना चोटान थोड़े है। तो मैं राहुल गांधी के लिए कह देना चाहता हूं, ये जितना सत्ता से हट गवा है जरूर, लेकिन मगर जितना चिल्लात है उतना दिल में संविधान थोड़े है। संविधान जेब में रख के चलना है। दादी जी भी जेब में रख के चलती थी, पिताजी भी जेब में रख के चलते थे शाहबानो केस में, और बेटा जी भी जेब में रख के चलते हैं। माता जी ने भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना दी थी। तो दिल में किसी के संविधान नहीं है, दिल में केवल सत्ता का अरमान है। अभय कुमार सिन्हा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 30 करोड़ 16 लाख रुपए इस 5 दिनों में टैक्स पेयर के पैसे के जाया हो गए क्योंकि पार्लियामेंट चला ही नहीं। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए खर्चे होते हैं। अब सवाल आपके अपनी जगह, लेकिन आप बैठे भी थे ऑल पार्टी मीटिंग में स्पीकर के साथ, और आपने आश्वासन भी दिया था कि अब चलने देंगे संसद। लेकिन 2 बजे जब फिर से संसद इकट्ठी हुई, फिर वही हल्ला हंगामा, वही डस्टबिन, वही एसआईआर का मामला तो कोर्ट में निपटाया जाएगा ना सोमवार को जब आएगा। तो फिर संसद में इस पर इतना हंगामा का औचित्य क्या है, ये आज जनता को बता दीजिए। और अगर आपके पास कोई भी कंप्लेंट है तो ये कंप्लेंट आपने कितनी फाइल की है इलेक्शन कमीशन में, आज जनता को यह भी बता दीजिए कि आपके बीएलए ने कितनी कंप्लेंट्स डाली है। 50,000 आपके बीएलए, 4,500 कांग्रेस के बीएलए हैं, मिलकर कितनी कंप्लेंट डाली है? देखिए, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं मैडम, बीएससी की बैठक 3-4 दिन पहले भी हुई थी, और बीएससी के बैठक में भी हम लोग इस बात को रखे थे कि एसआईआर पर भी चर्चा हो। जिस तरह से आप पहलगांव और सिंदूर पर आपने समय देने का बात कहा, उसी तरह से आप एसआईआर के लिए भी समय दे दीजिए। और आज भी जब फ्लोर लीडर्स की बैठक माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाया तो हम सभी लोग गए, लेकिन एसआईआर पर किसी प्रकार की कोई चर्चा इन्होंने नहीं की। निर्वाचन आयोग ने भी आंकड़ा दिया, हमारे अखिलेश बाबू सही बता रहे थे कि बिहार की स्थिति क्या है। आखिर इतना जल्दीबाजी क्यों है, हम लोग ये जानना चाहते हैं। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि दूसरे देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश का मतदाता बने, कोई नहीं चाहता है।
आपने कोई ऐसा उपाय किया कि 25 दिन हम टाइम दे रहे हैं, 1.5 करोड़ लोग मतदाता को हम कैसे बिहार से शरीर ले आए? एक आध जगह कोई स्पेशल ट्रेन, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था या उस तरह की घोषणा सरकार के द्वारा हुई नहीं हुई। तो इसमें हम लोग तो यही कह रहे हैं, सदन में ये महत्वपूर्ण मुद्दा है SIR, इस पर चर्चा कराने में क्या दिक्कत है? सर्वदलीय बैठक इनको पहले बुलाना चाहिए था, बैठक बुला करके इस पर डिस्कशन करना चाहिए था कि हम देश में, राज्य में इस तरह का SIR हम लाना चाहते हैं। तो ये सारा चीज तो ये करेंगे नहीं। ये एक तरह का एक नया चीज लेकर के आए हैं कि आने वाला समय में हम कैसे चुनाव जीतते रहें। इस चीज को हमारे बिहार के भी लोग और देश के भी आवाम, मतदाता मालिक खूब बढ़िया से समझ रहे हैं। सुधांशु जी, देखिए, जो बात कही जा रही, लग रहा है कि उनके ध्यान में बिहार लालटेन युग में ही वो रखना चाहते हैं। साहब, आज इंटरनेट का युग है। आपने नहीं पता कि कहीं से भी बैठकर व्यक्ति इंटरनेट पे अपलोड कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति भी उसके बिहाफ के ऊपर जाकर उसको सत्यापित करके उसका सिग्नेचर दे सकता है। आपको यह भी इस विषय की भी जानकारी नहीं है। और फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जिनका 2003 से पहले नाम है, कोई चीज देने की जरूरत नहीं। 2003 से पहले का नाम है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर है तो भारत के किसी भी कोने में से बैठ के कर सकते हैं। अब जो 7 लाख लोग 2 विधानसभाओं में पाए गए, उनमें से कोई लाके दिखा दीजिए, क्या उनके नाम नहीं कटने चाहिए? जो 18 लाख लोग मर गए, वो क्या आसमान से जिन्नात आकर वोट डालेंगे? वास्तविकता में समस्या क्या है कांग्रेस और आरजेडी की, कि जब से चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी होती चली गई, चुनाव से जीत इनके हाथ से खिसकती चली गई। TN शेषन सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड लाए 1993 में। उसके बाद से कभी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जब से CCTV आए, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जब से बूथ कैप्चरिंग बंद हुई, स्पष्ट बहुमत खत्म हो गया। जब से मतपेटियां लुटनी बंद हुई, स्पष्ट बहुमत खत्म हो गया। जब से 1998 में फ्री मीडिया आया, प्राइवेट चैनल्स आए, स्पष्ट बहुमत मिलना बंद हो गया। जब से इंडिपेंडेंट जुडिशरी हुई, स्पष्ट बहुमत मिलना बंद हो गया। जब से भारत की साक्षरता दर 50% को पार की, उसके बाद से कांग्रेस को कभी स्पष्ट बहुमत मयस्सर नहीं हुआ है। हकीकत यह है कि धूल आप लोग झोंक रहे थे। और मैं एक और फैक्ट कह देना चाहता हूं, यह विषय सिर्फ चुनाव का नहीं है नाविका, ये देश के लिए एक बड़ी गंभीर चुनौती है। 9 फरवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने पिछले वर्षों में मिलियंस ऑफ डॉलर, यानी सैकड़ों करोड़ रुपए भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए खर्च किए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसे बंद कर दिया, यह कहते हुए कि मेरी समझ से बाहर है कि यूएसएड को इससे क्या लेना देना है कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़े। अब आप समझिए, पॉइंट नंबर 2, 2024 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार में आर्टिकल लिखा कि मोदी हैज टू गो। मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्रों से, चुनाव भारत में हो रहे थे, ये बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल क्यों लिखा जा रहा था? अब इसका कनेक्शन दर्शक अपने आप समझ सकते हैं कि पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां पे हुई। असम की धुबरी लोकसभा सीट पे कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते, राहुल गांधी से 3 गुनी बड़ी जीत से। यह वो सीट है जहां सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आया है पिछले 20-25 सालों में, जहां यह माना जाता सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या है। तो आज मामला यह नहीं है कि चुनाव में क्या चीज सही होगी या क्या गलत है, वो तो एक विषय है कि शुद्धिकरण किया जा रहा है। उससे बड़ी चुनौती भारत की सुरक्षा को लेकर। और जो हमारे दोनों सम्मानित मित्र पूछना चाहते हैं, वो कह रहे हैं SIR पे चर्चा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। क्या किसी संवैधानिक संस्था की प्रक्रिया के दौरान संसद में डिस्कस किया जा सकता है? यदि है तो मुझे नियम और पिछले वाला कोई उदाहरण बना के दिखा दें। और यदि आप ऐसा उदाहरण सेट करना चाहते हैं, इसका मतलब सीधे आप संवैधानिक संस्था को सरकारी हस्तक्षेप के लिए खोलना चाहते हैं। इससे बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठियों के दम के ऊपर देश की सत्ता को कब्जाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। और इसलिए जो संवैधानिक दृष्टि से संभव ही नहीं है, वह चीज संसद में डिस्कशन करने के लिए हो हल्ला चल रहा है। अखिलेश जी, तो फिर यह संविधान की रक्षा कैसे हुई जिसका दम आप भरते हैं?
हैं। और क्या 2014 से पहले सारे संस्थान इतने बखूबी चल रहे थे कि देश में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और सारी प्रॉब्लम्स जो हैं 2014 के बाद हुई हैं? क्या आप ये मानते हैं? क्या आप ये बताना चाहते हैं? मतलब 20% लोगों को हटा दिया जाए, बीजेपी के मित्र जो अभी कह रहे हैं, उन्होंने चर्चा आरंभ करते हुए क्या कहा? उनको पूर्णिया डिवीजन में चले गए। पूरे बिहार से कोई उनको मतलब नहीं है। मतलब है कि वहां जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका है उसी की बात करनी है। मालदा तक ट्रेवल कराए आपको, लेकिन बिहार के अन्य भागों में वो जाने का काम नहीं किए। उनको शायद पता नहीं है कि जब राजनीतिक पार्टियां नहीं रहेंगी तो इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या है। फ्री एंड फेयर पोल कराना इलेक्शन कमीशन का मुख्य दायित्व है। अभी 2024 में जिसके संसद सदस्य 543 चुन के आए, उसमें 40 संसद सदस्य बिहार से आते हैं और वो जो चुनाव हुआ उसी वोटर लिस्ट पर हुआ। अगर उसको हटा दिया जाएगा तो फिर मोदी जी अभी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब ये नहीं आता, मेजोरिटी नहीं आई, तो आपको कौन सा मेजोरिटी आ गया? आप भी तो बीजेपी की सरकार से एनडीए सरकार हो गए। तो इसका जवाब आप खुद ही दे रहे हैं। आपकी संख्या घटी है। आप पिछली बार 39 सीट बिहार में जीते थे, 40 में 39 एक कांग्रेस जीती थी, लेकिन इस बार आप 30 पर चले आए। केवल 12 बीजेपी के सांसद हैं। तो उसी वोटर लिस्ट पर वो चुनाव तो ठीक था। और ये जो कुछ हो रहा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का वोटिंग राइट आप 20% का समाप्त करना चाहते हैं, तो ये कैसा वोट होगा? किस तरह का इलेक्शन होगा? ये तो हम लोगों के समझ से परे है। तो इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी ना। आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है? नहीं तो राजनीतिक पार्टियां हम लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे रह जाएं और लोगों को का वोटर लिस्ट से नाम हो जाए, वोटिंग राइट समाप्त कर दिया जाए, देखते रहें जेन्युइन लोगों का वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाए। तो क्या अभय कुमार जी, वोट बॉयकॉट करना, इलेक्शन बॉयकॉट करना ही एक सोल्यूशन है, या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर ये आप दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी इलेक्शन बॉयकॉट करने का कभी हमारे बड़े भाई साहब, हम लोग चर्चा कराने का। हाँ बिल्कुल, बोलिए अभय जी। बड़े भाई साहब ने हमारा कहा पूर्णिया डिवीजन से भी देश की संवैधानिक संस्था है, उस पर कोई नियम बता दीजिए। देखिए, हम तो ये जरूर कहेंगे कि देश के बहुत सारे संवैधानिक संस्थाओं को इलेक्शन किस तरह से सरकार यूज कर रही है, ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं हम लोग कि आखिर एसआईआर पर सरकार को इतनी जल्दीबाजी क्यों है? जल्दीबाजी क्यों है? सुधांशु जी जवाब दीजिए। हम भी नहीं चाहते। नियत पे, प्रोसेस पर नहीं, नियत पर उनको डाउट है। गन्ना कराने पर क्यों जल्दीबाजी नहीं है? देखिए, चूंकि जिस राज्य में चुनाव है वहां पहले किया जाता है, और यह बहुत सामान्य बात है कि हर चुनाव से पूर्व, राज्य का हो या केंद्र का, मतदाता सूची में सहज स्वाभाविक संशोधन होता है। यह कोई नई बात नहीं है। और एसआईआर भी पहले 4 बार हो चुका है भारत में, और जिस राज्य में चुनाव है वहां पे होना चाहिए। और जब इस प्रकार के तथ्य सामने आए, और देखिए अखिलेश जी के मुंह से क्या निकल गया, मैंने तो सिर्फ पूर्णिया किशनगंज का नाम लिया था। मैं दर्शकों से कहता हूं, डिजिटल जमाना है, इसको रिवाइंड करके देख लीजिए, मैंने मुस्लिम वर्ड कहीं नहीं बोला। दिल की आरजू लबों पे आ गई, खट से बोलते बोलते भाई आपको मुस्लिम से लेके मालदा क्यों तो बस अब कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस देश में इंडी गठबंधन का जो ग्लूइंग फैक्टर है, यानी जोड़ने का जो फैक्टर है, वो एक ही है, सबको पता है। वरना ममता बनर्जी जी के नाम के ऊपर कोई वोट उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता, ना अखिलेश जी के नाम पे बंगाल में मिलता है। एक ही वोट है जो दोनों को जोड़ता है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, मालदा इन्होंने कहा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हम मालदा बताइए ना, आदमी मालदा 24 परगना, मुर्शिदाबाद, यही राहुल गांधी की
सभाओं में सबसे ज्यादा भीड़ थी, कोई जाकर चेक कर ले। और फिर आप कहना चाहते तो मैं फिर बताना चाहता हूं, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई? मम्मन खां की 98,000 से जीते, हुड्डा जी 49,000 से जीते, डबल जीत हुई है। रकीबुल हसन 3 गुना जीते राहुल गांधी जी से। अब मैं बताना चाहता हूं, ये लोग यहां मुस्लिम समाज की बात नहीं है, भीड़ दिखता नहीं है। सर अपने अपने टर्न पे बोलिए, तो हम लोग तीनों लोग वरिष्ठ हैं, अपने अपने टर्न पे बोले तो बेहतर रहेगा। मेरा मानना है कि आप लोग जिस आग से खेल रहे हैं ना, उसका उदाहरण ध्यान करिए। मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं, आज का बांग्लादेश देखिए, और बेगम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने 2001 में जमाते इस्लामी को लेजिटिमेसी दी, जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन किया, मंत्रिमंडल में एक सीट दी। आज बीएनपी गायब है, जमाते इस्लामी चारों तरफ आकर खड़ी हो गई है, और उन्होंने इलेक्शन का बहिष्कार किया, शेख हसीना के इलेक्शन का। आज क्या है, कहां है बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी? सब तरफ जमाते इस्लामी है। मेरे भाई याद रखिए, आप जिस चिंगारी से खेल रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या होगा? अटल जी की कविता की वो पंक्ति याद रखिए, चिंगारी का खेल बुरा होता है, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खरा होता है। इसलिए बहुत गंभीरता से सोचिए, यह मामला सिर्फ चुनाव का नहीं, देश की सुरक्षा, देश की संवेदनशीलता और देश की शांति और आंतरिक सुरक्षा का विषय। I only want to say one thing, ladies and gentlemen. While we are talking about national security, while we are talking about keeping our democracy alive, the biggest question is that those who believe in the Constitution and want democracy to prosper, why are they insulting the temple of democracy by raising issues and stalling Parliament? Should all of this not be seen by debate and by the decree of the court? That is the real question. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much अखिलेश प्रसाद सिंह जी और अभय कुमार सिंह जी, Dr. Sudhanshu Trivedi ji for joining me on the News Hour tonight. Good night and have a safe weekend. You were watching the News Hour at 9.